हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री शुरू किया है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 को कवर किया था। आज हम इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो जो लोग नए आए हैं वहां से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री को 4 भागों में बांट के देखा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। हम अभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। फिर हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा। उसमें हमने प्री हिस्टोरिक एज के बारे में समझा, फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में समझा। फिर हमें पार्ट 1 में क्या-क्या पढ़ना है हमने वो देखा। हमें पार्ट 1 में पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ना है, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, चाल्कोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ना है और मेगालिथिक एज यानी महापाषाण काल के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पार्ट 2 में वैदिक एज के बारे में पढ़ना है, बुद्धा एज यानी महाजनपद एज के बारे में पढ़ना है, फिर मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता एज और प्री मेडिवल एज के बारे में पढ़ना है। हमने सेक्शन 1 में देखा था कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। फिर हमने समझा कि पार्ट 1 के अध्ययन की विधि क्या है। इसी में हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया। इसके बाद हमने इतिहास लेखन संबंधी विवाद देखे। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया। फिर हमने लास्ट में 2 मॉडल क्वेश्चंस देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें। आज हम सेक्शन 2 यानी खंड 2 में क्या-क्या पढ़ना है ये देखेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है वैदिक एज के बारे में, लगभग 1500 बीसी टू 600 बीसी। फिर हमें पढ़ना है बुद्धा एज, जिसको महाजनपद एज भी कहा जाता है, लगभग 600 बीसी टू 400 बीसी। फिर हमें मौर्यन एज के बारे में पढ़ना है, 400 बीसी टू 200 बीसी। उसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट मौर्यन एज के बारे में, लगभग 200 बीसी टू 300 एडी। फिर हमें गुप्ता एज के बारे में पढ़ना है, 300 एडी टू 600 एडी। फिर हमें पोस्ट गुप्ता एज के बारे में पढ़ना है, 600 एडी टू 750 एडी। फिर लास्ट में हमें पढ़ना है प्री मेडिवल पीरियड के बारे में, 750 एडी टू 1200 एडी। देखिए, मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट में बांटकर देखा जा रहा है। पहला है प्री मेडिवल पीरियड और दूसरा है मेडिवल पीरियड। हम प्री मेडिवल पीरियड को इसी खंड नंबर 2 में डालेंगे, क्योंकि पूर्व मध्यकाल की सारी प्रवृत्तियां खंड नंबर 2 के साथ मिल रही हैं। मेडिवल पीरियड में हम सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में आगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए, अब समझते हैं कि खंड 2 के अध्ययन की विधि क्या है। मेथड ऑफ स्टडी। देखिए, इस पीरियड की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो भी 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। इसलिए इन कालों के अध्ययन में जो अध्ययन सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल है, उनका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम किसी कालखंड की उपलब्धियों की प्रशंसा करें, मतलब किसी पीरियड के अचीवमेंट्स को प्रेज करें या उनके लिमिटेशंस के बारे में बताएं, हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये है कि संबंधित कालखंड के बारे में हमारे पास जानने के क्या स्रोत हैं। मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या लिटरेरी एविडेंस है। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखे। हेडिंग डालें मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी इसमें लिखे सिंस द इवेंट्स since the events of this period since the events of this period also happened of this period also happened 1000 to 1500 years ago
also happened 1000 to 1500 years ago, comma, analysis of the study, analysis of the study material, analysis of the study material is also very important. Analysis of the study material is also very important. In the study, in the study of these periods, in the study of these periods, full stop. Whether we praise, whether we praise the achievements of any period, the achievements of any period, whether we praise the achievements of any period or point out, or point out, or point out the limitations of any period, or point out the limitations of any period, the limitations of any period, comma, the most important question, the most important question that arises is, the most important question that arises is, what is the source? What is the source? We have to know. What is the source we have to know about the concerned period? About the concerned period. What is the source we have to know about the concerned period? Full stop. मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं. Since the events of this period also happened 1000 to 1500 years ago, comma, analysis of the study material is also very important in the study of these periods. Full stop. Whether we praise the achievements of any period or point out the limitations of any period, comma, the most important question that arises is, what is the source we have to know about the concerned period? Full stop. हिंदी मीडियम वाले लिखें. हेडिंग डालें अध्ययन की विधि. अध्ययन की विधि. चूंकि इस काल की घटनाएं भी, चूंकि इस काल की घटनाएं भी चूंकि इस काल की घटनाएं भी 1000 से 1500 वर्ष पूर्व, 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, कॉमा, इसलिए इन कालों के अध्ययन में, चूंकि इस काल की घटनाएं भी 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, इसलिए इन कालों के अध्ययन में अध्ययन सामग्री का विश्लेषण, इसलिए इन कालों के अध्ययन में अध्ययन सामग्री का विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है. अध्ययन सामग्री का विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है. चूंकि इस काल की घटनाएं भी 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, कॉमा, इसलिए इन कालों के अध्ययन में
अध्ययन सामग्री का विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। चाहे हम चाहे हम किसी कालखंड की उपलब्धियों की प्रशंसा करें, चाहे हम किसी कालखंड की उपलब्धियों की प्रशंसा करें या किसी कालखंड की या किसी कालखंड की सीमाएं बताएं, या किसी कालखंड की सीमाएं बताएं, कॉमा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि संबंधित कालखंड के बारे में कि संबंधित कालखंड के बारे में कि संबंधित कालखंड के बारे में जानने का हमारे पास क्या स्रोत है, कि संबंधित कालखंड के बारे में जानने का हमारे पास क्या स्रोत है। फुल स्टॉप। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चूंकि इस काल की घटनाएं भी 1000 से 1500 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, कॉमा इसलिए इन कालों के अध्ययन सामग्री का विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। चाहे हम किसी कालखंड की उपलब्धियों की प्रशंसा करें या किसी कालखंड की सीमाएं बताएं, कॉमा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि संबंधित कालखंड के बारे में जानने का हमारे पास क्या स्रोत है। फुल स्टॉप। खंड प्रथम के अध्ययन में हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही अवेलेबल है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि मिलती है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। पुरातात्विक साक्ष्य में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार, बर्तन, निवास स्थल एक्सेट्रा मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का यूज करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वस्तुओं को जुटाकर उनके रहन सहन की परिकल्पना करना, उनके बर्तनों को देखकर, बर्तन में चिपके अनाज को देखकर कार्बन डेटिंग से उसका पता करना, उनके उपकरणों के आकार को देखकर, इन सब आधार पर उनका इतिहास रिकंस्ट्रक्ट किया गया। पुरातात्विक साक्ष्य से इकोनॉमी वगैरह के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे सिक्के वगैरह मिलते हैं, लेकिन उनका सामाजिक संगठन कैसा था, लोगों का आपस में संपर्क कैसा होता था, जेंडर रिलेशन कैसा था, राजनीतिक संगठन कैसा था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। खंड 2 के अध्ययन में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ लिटरेरी एविडेंसेस भी अवेलेबल है। इस काल में साहित्य आया तो विस्तार से हम इस काल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी राजनीतिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक संगठन, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा एंड रिलीजियन यानी धर्म के बारे में जान सके। लेकिन सवाल ये आता है कि जो हम जान रहे हैं वो किस हद तक हमें सही जानकारी प्रोवाइड कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक ऐसी कृति है जो पूर्व मौर्य काल का भी है, मौर्य काल का भी है, मौर्योत्तर काल का भी है। तो कौन सा अंश किस काल में लिखा गया है, ये जानने में समस्या खड़ी हो गई। धर्मशास्त्र अगर हम देखें तो वो ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। कोई भी शासक का जो कोर्ट पोएट होता था, दरबारी कवि होता था, वो शासक के फेवर में ही लिखता था, अगेंस्ट में नहीं। तो इसलिए हमें साहित्यिक साक्ष्य को ध्यान से देखना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इन द स्टडी ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इन द स्टडी ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इन द स्टडी ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, कॉमा ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस
only archaeological evidence was available to us. Only archaeological evidence was available to us, comma. In the study of the first section, comma, only archaeological evidence was available to us, comma. But during this period, literary materials, but during this period, literary materials also became available. But during this period, literary materials also became available. Full stop. Along with native literature, along with native literature, along with native literature, comma, foreign literature is also available. Along with native literature, comma, foreign literature is also available, comma. Its biggest benefit, its biggest benefit we got was that, its biggest benefit we got was that in the study, its biggest benefit we got was that in the study of a particular period, of a particular period, of a particular period, comma, we could know in detail, we could know in detail, we could know in detail about the social organization, about the social organization and political organization, about the social organization and political organization, comma, religion and ideology, about the social organization and political organization, comma, religion and ideology, comma. But its negative side, but its negative side is that, but its negative side is that historians are more dependent, historians are more dependent, but its negative side is that historians are more dependent on literary materials, on literary materials, comma, whereas, whereas the authenticity of ancient texts, whereas the authenticity of ancient texts, whereas the authenticity of ancient texts is not certain, is not certain, full stop. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. In the study of the first section, comma, only archaeological evidence was available to us, comma, but during this period, literary materials also became available, full stop. Along with native literature, comma, foreign literature is also available, comma. Its biggest benefit we got
was that in the study of a particular period, comma, we could know in detail about the social organization and political organization, comma, religion and ideology, comma, but its negative side is that historians are more dependent on literary materials, comma, whereas the authenticity of ancient texts is not certain, full stop. हिंदी मीडियम वाले पैराग्राफ चेंज करके लिखें। प्रथम खंड के अध्ययन में प्रथम खंड के अध्ययन में प्रथम खंड के अध्ययन में हमारे पास प्रथम खंड के अध्ययन में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, कॉमा, परंतु इस काल में, मतलब खंड नंबर 2 में, परंतु इस काल में साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध हुई। परंतु इस काल में साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध हुई, फुल स्टॉप। प्रथम खंड के अध्ययन में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, कॉमा, परंतु इस काल में साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध हुई, फुल स्टॉप। देशी साहित्य के साथ साथ देशी साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्य भी उपलब्ध है। देशी साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्य भी उपलब्ध है, कॉमा, इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ कि किसी काल विशेष के अध्ययन से कि किसी काल विशेष के अध्ययन से हमें सामाजिक कि किसी काल विशेष के अध्ययन से हमें सामाजिक संगठन हमें सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन हमें सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन, कॉमा, धर्म एवं विचारधारा के बारे में धर्म एवं विचारधारा के बारे में विस्तार से पता चल सका। धर्म एवं विचारधारा के बारे में विस्तार से पता चल सका, कॉमा, परंतु इसका नकारात्मक पक्ष ये है परंतु इसका नकारात्मक पक्ष ये है परंतु इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि इतिहासकार साहित्यिक सामग्रियों पर अधिक निर्भर रहे कि इतिहासकार साहित्यिक सामग्रियों पर अधिक निर्भर रहे कि इतिहासकार साहित्यिक सामग्रियों पर अधिक निर्भर रहे, कॉमा, जबकि प्राचीन ग्रंथों की जबकि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता जबकि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है जबकि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है, फुल स्टॉप। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। प्रथम खंड के अध्ययन में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, कॉमा, परंतु इस काल में साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध हुई, फुल स्टॉप। देशी साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्य भी उपलब्ध हैं, कॉमा, इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ कि किसी काल विशेष के अध्ययन से हमें सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन, कॉमा, धर्म
एवं विचारधारा के बारे में विस्तार से पता चल सका, कमा परंतु इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि इतिहासकार साहित्यिक सामग्रियों पर अधिक निर्भर रहे, कमा जबकि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है। फुल स्टॉप। देखिए, हिस्ट्री में फैक्ट्स को रटना नहीं होता। हिस्ट्री में चेंजेस को समझना होता है, परिवर्तन का अध्ययन करना होता है। हिस्ट्री के स्टडी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो कंटिन्यूटी है और जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो निरंतरता है और जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको समझना होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुप्ता एज के सोसाइटी के बारे में पढ़ना हो और अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको इसे रटना होगा। बट अगर आप इससे पहले के चेंजेस को समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे गुप्ता एज में जो सोसाइटी था उसे समझने के लिए पोस्ट मॉरियन एज के सोसाइटी को समझना होगा। फिर पोस्ट मॉरियन एज के सोसाइटी को समझने के लिए इससे पहले मौर्यन एज में सोसाइटी कैसी थी उसको समझना होगा। फिर मौर्यन एज के सोसाइटी को समझने के लिए बुद्धा एज यानी महाजनपद काल में कैसी सोसाइटी थी उसको समझना होगा। और महाजनपद काल में कैसी सोसाइटी थी उसको समझने के लिए वैदिक काल में कैसी सोसाइटी थी उसको समझना होगा। तो अगर हम ऐसे चेंजेस को समझते हुए चले तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। एक काल से दूसरे काल में जाते हुए चेंजेस को समझना है तो कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी और याद रखना आसान होगा। देखिए, अगर हमें चेंजेस को समझना है तो हमें इतिहास को सबसेक्शंस में बांट के देखना होगा। जैसे पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल को दो भागों में बांट के देखा जाता है। पॉलिटिकल एक्सपेंशन यानी राजनीतिक विस्तार कैसा है। बी है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा है। दूसरा है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हम देखते हैं एग्रीकल्चर को, क्राफ्ट को, फिर है आपका ट्रेड को यानी व्यापार को, फिर है आपका कॉमर्स यानी वाणिज्य को, फिर है आपका अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण को। फिर थर्ड में है सामाजिक क्षेत्र, सोशल। इसमें हम देखेंगे वर्ण एंड कास्ट को, फिर कंडीशन ऑफ वुमेन, शूद्रास और अनटचेबल्स। फिर लास्ट में हमें देखना है कल्चर को। इसमें हम देखेंगे आर्ट को, इसी में हम देखेंगे लिटरेचर एंड लैंग्वेज को, और इसी में हम देखेंगे रिलीजियन एंड फिलोसॉफी को। मतलब अगर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में या मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि मौर्यन एम्पायर का राजनीतिक विस्तार यानी पॉलिटिकल एक्सपेंशन कैसा था, मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी कैसी थी। इकोनॉमी में हमें देखना है कि उस वक्त एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स और अर्बनाइजेशन की क्या स्थिति थी। फिर हम जब मौर्यन एम्पायर के सोसाइटी में जाएंगे तो उसमें हमें देखना है वर्ण एंड कास्ट सिस्टम था या नहीं था या कैसा था। उसी में हमें देखना है महिलाओं की, शूद्रास की और अनटचेबल्स की कंडीशन क्या थी। फिर हम मौर्यन एम्पायर के कल्चर में जब आएंगे तो उसमें हमें आर्ट के बारे में समझना है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज के बारे में समझना है और रिलीजन एंड फिलोसॉफी के बारे में समझना है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग लिख लें फर्स्ट पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। ए पॉइंट है पॉलिटिकल एक्सपेंशन मतलब राजनीतिक विस्तार। बी है प्रशासन।
जब हम लोग आर्थिक में आएंगे तो उसमें हमें देखना है कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, नगरीकरण। फिर हम लोग जब सामाजिक में आएंगे तो उसमें हमें देखना है वर्ण एवं जाति, महिला, शूद्रों और अछूतों की दशा। फिर जब हम सांस्कृतिक में आएंगे तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कला, फिर हमें देखना है भाषा एवं साहित्य, फिर हमें देखना है धर्म एवं दर्शन। देखिए, इस तरीके को यूज करके चेंजेस को समझना, परिवर्तन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वैदिक एज की राजनीतिक संरचना की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक एज में राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था। मतलब ऋग्वैदिक एज में राजनीतिक संरचना जनजातीय पद्धति पर आधारित थी और लोग अर्ध घुमक्कड़ जीवन जीते थे। वहीं लेटर वैदिक एज में जनजातीय संरचना बिखरने लगी और क्षेत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। मतलब अब लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे परिवर्तन आ रहा है। देखिए, वैदिक एज में अगर हमें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को समझना हो तो उसमें हमें सिर्फ चेंजेस को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वैदिक एज में अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी, लेकिन वहीं लेटर वैदिक एज में अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया था। जब हम लोग वैदिक एज के सोसाइटी की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक एज में एक प्रकार का कबीलाई ढांचा था। मतलब इस काल में समता का भाव ज्यादा अधिक प्रबल था। वहीं लेटर वैदिक एज में कबीलाई संरचना जो थी वो टूटने लगी थी और वर्ण विभाजित समाज अस्तित्व में आया था। इसी तरीके से हम ऋग्वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में रिलीजियन और फिलोसॉफी को भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रटना नहीं पड़ेगा, चेंजेस को समझते हुए चलेंगे तो हमें याद होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।